चलें स्टूडेंट्स, आज हम अपना लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 15 स्टार्ट करने वाले हैं। ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हमने पढ़ना है। चलिए फिर जी, तो स्टूडेंट्स हमारा आज का जो टॉपिक है पढ़ने वाला वो है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। ये लास्ट वन हमारा रहता था। अच्छा, इस नोट्स में ये नोट्स है हमारा, यहाँ से देख के हम पढ़ेंगे आज। इसमें हेडिंग्स का अच्छा इस्तेमाल है, मगर इतनी ज़्यादा हेडिंग्स बच्चे के लिए थोड़ा सा परेशान कौन हो सकती हैं किसी हद तक। अगर वो ध्यान नहीं देगा तो आप अपने डॉक्टर बायोलॉजी से ही तैयार कर सकते हैं, मगर पॉइंट वगैरह और समझ यहाँ से सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आपका वॉल्यूम नहीं है, नहीं तो मैं वहीं से पढ़ा सकता था, जहाँ से बस पढ़ाना हो, जहाँ से आपको इजी वन समझे। बेहतर तो ये वहीं से पढ़ाया जाए, क्योंकि एक तो हमारा ये तकरीबन लास्ट और पहला ही आखिरी भी यही होगा और शुरुआती राउंड भी यही होगा। अब क्योंकि टाइम की किल्लत है, इसलिए कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जितने भी लेक्चर्स हों आपके डॉक्टर बायोलॉजी से ही हों। चलिए बेटा शुरू करते हैं। थर्मो रेगुलेशन हमेशा की तरह। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की, जब हम वाइट बोर्ड पे पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, और मैं तकरीबन 10-10 एग्जांपल्स भी दे जाता हूँ एक एक जगह पर, लेकिन जब ऑनलाइन पढ़ते हैं, अभी जैसे मैं पढ़ाने लगा हूँ, तो यहाँ पे 1 से 2 एग्जांपल्स ही दे सकता हूँ। इस इन्वायरमेंट डिपेंड करता है, दूसरा एक अपना एक रिदम होता है पढ़ाने का, लेकिन मेन चीज़ है आपको पॉइंट क्लियर कर लेना, वो इंशाल्लाह करा देंगे। तो एक चीज़ जो हमेशा आपसे कहता हूँ पढ़ाते लेक्चर शुरू करते वक्त, मैं हेडिंग्स को खोल देता हूँ कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ऐसे। जैसे थर्म मीन टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन किसी चीज़ को मेंटेन करना, यानी कि टेम्परेचर को बरकरार रखना। मैमल्स वो जानदार जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिसमें से सबसे बड़ी एग्जांपल्स है ह्यूमन की। चलिए, अब कहते हैं आमतौर पे रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज, रेगुलेटरी मतलब वही है बरकरार रखने वाली, और स्ट्रेटजीज का मतलब होता है हिकमत अमली। मैमल्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एंडोथर्म्स। मैमल्स हमने पढ़ा था कि बर्ड्स भी एंडोथर्म्स हैं, मीन के अपना टेम्परेचर बरकरार रखते हैं नैरो रेंज के अंदर। और एंडोथर्मी एक और बात कहती है, या तो अपनी एनर्जी को खुद प्रोड्यूस करते हैं या फिर एनर्जी को मेंटेन करते हैं, गेन करते हैं एंड प्रोडक्शन करते हैं। 3 चीज़ें मैंने पढ़ाई थी उस दिन, हीट को गेन करना, फिर हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन। Mammals, including humans, maintain their high blood body temperature within a narrow range of about 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, नैरो रेंज का बड़ा लफ्ज़ बार बार आपको यहाँ पे नज़र आएगा। 36 से 38 यानी कि थोड़ी सी डिग्री, 1 से 2 डिग्री का इजाफा। इससे ऊपर नीचे पूरी बॉडी की हालत ही बदल जाती है, पायरेक्सिया हो जाता है, मीन के बुखार हो जाता है। इससे ज़्यादा चला जाए तो बॉडी शॉक में चली जाती है। इससे ज़्यादा चेंज यानी कि 36 से नीचे या 38 से ऊपर, तो उतना ही ज़्यादा परेशानी बढ़ती है और शौक आता है कौमे में, जिसे कहते हैं ना कौमे में शख्स चला गया। जैसे ये 36 से 38 अगर 39 में पहुंचता है, आगे कोमा इंसान को कुछ होश नहीं है, उसका ब्रेन पार्शली काम करता है। और खुदा ना खास्ता आधे डिग्री भी और बढ़ता है तो सीधा मौत है, सडन डेथ जिसको कहते हैं, तब फिर मौत ही है। तो इससे 36 के नीचे कहेंगे। सर्दी लगी, शॉक हुआ, तब भी ब्रेन काम करना फ्रीज हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगी, बॉडी के मसल्स कंट्रैक्ट रिलैक्स होना बंद हो जाएंगे, तब भी डेथ है। तो ये छोटा सा लाइन को मैंने अभी वासी के एग्जांपल से कि रेंज से क्या मुराद है, नैरो रेंज, थोड़ी सी भी कमी बस बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं। तो कहते हैं इंसानी जिसम, ज़्यादातर मैमल्स जितने भी मैमल्स हैं उनका रेंज ही है, जैसे इंसान की 37 है, कुछ ऐसे हैं जिसके 36, कुछ के 38, बिकॉज ऑफ देयर एंडोथर्मिक करेक्टरिस्टिक्स। ड्यू टू दिस they keep on high metabolic rate and availability of energy round the clock। तो इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा हाई मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रखना पड़ता है एंड एनर्जी इन्हें 24 घंटे बहुत मिलती है। देखिए, इसी वजह से जब इतना टेम्परेचर बरकरार रखना होता है तो ओबियसली इनको अंदर से हीट जनरेट करनी हो तो इसका मतलब अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, रिएक्शंस होने चाहिए। तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिक रेट जिसको कहते हैं ज़्यादा होगा। अब जब हर चीज़ ज़्यादा होगी, एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा अवेलेबल होगी। इसलिए मैमल्स और बाद में बर्ड्स की कैटेगरी, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन बेटर एडोप्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट रीजन्स। कहते हैं ये जो सलाहियत पैदा हुई है कि इनका मेटाबॉलिज्म रेट हाई है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, एनर्जी भी ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए अपना टेम्परेचर भी नैरो रेंज के अंदर बरकरार रख सकते हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादा इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया है और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बेहतर तरीके से ये तकसीम हो चुके हैं।
अब दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, मतलब किसी सहरा में चले जाएं, किसी जंगल में चले जाएं, या फिर हम नॉर्मली बात करें तो किसी आम, तो हो सकता है वहाँ पे सांप ना हो, कहीं पे मगरमच्छ ना हो, कहीं पे मछली ना हो, कहीं पे कीड़े मकोड़े बिल्कुल ना हो, मच्छर ना हो, मगर इंसान और परिंदे दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर जगह, हर रीजन, हर इकोसिस्टम में मिलेंगी। इसलिए वजह ये है कि इनका मेटाबॉलिज्म हाई है, इनके पास एनर्जी अच्छी खासी है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, एंडोथर्म्स हैं, इसलिए इन्होंने अपने आप को बेहतर तरीके से दुनिया में अडॉप्ट किया है और दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तकसीम हो चुके हैं। राइट, इस पैराग्राफ को हमने बड़ी अच्छी से समझ लिया। आगे चलते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं कि रेगुलर करने के लिए उनके पास क्या स्ट्रेटेजी है। पहली स्ट्रेटेजी बाई नेचुरल, उनकी जीन्स के अंदर है, इनकी जो मेटाबॉलिक रेट, एनर्जी से, इसको पढ़ा। दूसरा मैकेनिज्म भी है जो कुछ काम करते हैं मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे हम दो मैकेनिज्म का जिक्र करते हैं हीट को जनरेट करने के लिए। सबसे पहले जी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब है, थर्म का मीन टेम्परेचर, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, मीन टेम्परेचर का प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे जो दिख रहा है, तो अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम लिख लेते हैं थोड़ा सा साथ में, ठीक है, आप लोगों के लिए। चल भैया आप ही जा ये वाला। तो थर्म शो कर रहे हैं टेम्परेचर को, आप भी साथ साथ ओबियसली नोट कर रहे होंगे। बिना लेक्चर जब सुनते हैं अगर उसको पॉइंट में साथ साथ नोट न किए जाए तो फिर वो सर से गुजर जाएगा, क्योंकि आप जो यूजुअल तरीका है उससे हट के पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह पढ़ने के अंदर याद करने का दो ही स्टेप हैं। पहला स्टेप अच्छे से सुनिए, सुनने के बाद उसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी रजिस्टर के ऊपर। एक मरतबा लेक्चर सुन लिए। मैं अक्सर देखता हूँ क्लास में जब आपको सेल फोन पकड़ाया जाता है तो 10-15 मिनट के बाद सेल वापस आ जाते हैं। इसका मतलब इन्होंने बड़ी मुश्किल से ऐसे काम चोरी करके सुना। फिर आपका ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि टीचर का काम है वो, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाए चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाए, उसने पढ़ाया, उसका काम हो गया ख़त्म। याद भी आपने करना है, पेपर भी आपने देना है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे पढ़ाएंगे तो चीज़ों को मिस कर देंगे। अभी भी देखिए मैं एक एक लाइन को पढ़ रहा हूँ उल्टा। जब हम बुक वर्डिंग जैसे हम रिवाइज़ नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे साथ साथ रिवाइज़ भी कर सकते हैं। फ़ायदा है पढ़ने का, लेकिन उस फ़ायदा तभी हो सकता है जब आप अच्छे से सुन रहे हैं। तो साथ साथ लिखिए। जब आपने 15 मिनट 20 मिनट की ये वीडियो बन जाएगी तकरीबन, उसके बाद आपने इसको सुना, समझा, अब लिख लिया। लिखने के बाद अब आप दूसरे राउंड पे वीडियो को दोबारा प्ले पे लगा दें। दोबारा प्ले पे लगे, अब आपने रजिस्टर जो रखा हुआ है सामने नोट किया, उसको आप देखते रहें और इधर से लेक्चर सुनते रहें। अब लिखना बंद करें, ताकि पहली मरतबा जब आप लिख रहे हो तो तवज्जो थोड़ी सी तकसीम होती है, दूसरी मरतबा आप चीज़ों को सुन सकें। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे थर्मल टेम्परेचर, और यहाँ पे जो जेनेसिस का मतलब है प्रोड्यूस, मतलब कि पैदा करना, ठीक है। तो हरारत का पैदा होना, द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाई इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन बाई मूवमेंट और शिवरिंग, इट इज़ कॉल्ड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। बॉडी के थरथराने से, जैसे वो कांपती है, कांपने से मसल्स, अच्छा आप फ्लो शीट में लिख लेंगे कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, मीन के जब शिवरिंग होती है, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इस जो साकिन हवा है, या हवा की लेयर यहाँ पे ट्रैप हो जाती है बिटवीन दी हेयर्स, बालों के दरमियान जो हवा की लेयर है ये ट्रैप हो जाती है, जिस ये इंसुलेशन का काम करते हैं, मतलब ना टेम्परेचर को बाहर जाने देती है ना आने देती है। तो शिवरिंग मैकेनिज़्म से बॉडी अंदर ये जब होगा, दूसरा क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी के जो मसल्स एक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं बार बार, और जब भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्शन होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। इस तरह से बॉडी अपने अंदर हीट को प्रोड्यूस करती है। देखिए जब आपको सर्दी लग रही होती है तो कैसे ही हमारी बॉडी तेज़ी से काम कर रही होती है तक हरारत पैदा हो। अच्छा ये देखें ना, जब कोई बंदा ज़्यादा भाग दौड़ कर रहा हो, आपको कोई बंदा भगाए, सीढ़ियाँ 2-4 चढ़े और फिर वापस उतरे, फिर तो सांस भी चढ़ जाता है और पसीना पसीना हो जाता है, यानी कि हीट जनरेट होती है। ये मैकेनिज़्म किसी शख्स को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, जैसे छोटे बच्चों को सर्दी लगती है, वैसे छोटों को फील नहीं होती, लेकिन माँ को लगता है बेटे को बहुत सर्दी लग रही है, क्योंकि उसके कान जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, बाहर वाली स्ट्रक्चर्स जैसे कान, नाक, हाथ और पैर, ये बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसकी रीज़न भी आगे थोड़ा सा हम देखेंगे, आगे आएगा ये वाला टॉपिक। तो माँ उनको रगड़ती है, फ्रिक्शन करती है, तो रगड़ने से आपको पता है फ्रिक्शन से भी हरारत प्रोड्यूस होती है। तो शिवरिंग मैकेनिज़्म से, जिसमें बॉडी मूव करती है, जब सर्दी लग रही होती है तो अक्सर लोग खेलने शुरू कर देते हैं सख्त सर्दी में। तो हम जब देखते हैं यार ये कैसे खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, इनको लगती नहीं है, तो कहते हैं नहीं उल्टा हमें तो गर्मी लगी हुई, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहती है और इससे हीट प्रोड्यूस होती है।
तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और सर्दी कम हो जाती है। ठीक है, आपने इसको उम्मीद समझ होगा। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस यानी कि बॉडी के कांपने से हरारत का पैदा होना। देखिए इस लाइन को अभी मैंने डिस्क्राइब किया, ऐसे पहले कर देते लेकिन डिटेल के बाद करना ज़्यादा अच्छा लगा। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस यानी कि बिना कांपे भी टेम्परेचर पैदा होता है। अब इसका मतलब अंदर कोई ऐसी शय है जिसको बहर देखें कांपने से, मसल्स का हमने जिक्र किया, वही कंट्रैक्शन रिलैक्स होते हैं, खसूसन बहर वाले स्किन मसल्स। लेकिन अब अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हरारत पैदा करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इसका काम ये असल में एक ग्लाइकोलिसिस का काम करता है, मीन के ग्लूकोज को तोड़ता हुआ। ग्लूकोज तोड़ेगी तो ऑब्वियसली जब बांध टूटते हैं तो एनर्जी खारिज होती है। मुख्तलिफ जब कंपाउंड टूटते हैं तो उनके टूटने से एनर्जी रिलीज़ होती है और उसी एनर्जी को हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है। अब इसके अलावा और भी एग्जांपल होंगे नॉन थर्मोजेनेसिस की। सारी जो नीचे हम एग्जांपल दिख रही हैं, ये पहले वाले में देखेंगे ना, ये थायराइड, ये भी एज उसमें हम कंसीडर करते हैं। तो ये किसकी है जी? नॉन शिवरिंग से। तो एक तो थायराइड ग्लैंड जो डायरेक्ट ग्लूकोज को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, साथ साथ उम्मीद आप लिख रहे होंगे, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो ये इनका काम क्या है? ये ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। तो इनका ये काम हुआ। और दूसरा हमारे पास deposition of brown fat. Some mammals possesses brown fat which is specialized for rapid heat production. तो कुछ mammals में ख़ासतन बच्चों के अंदर ये ज़्यादा देखी जाती है, बाद में ये रिड्यूस होना शुरू हो जाती है ब्राउन फैट। तो ये फ़ौरन ब्राउन फैट का ये जब भी इसकी मैकेनिज्म जो है ब्राउन फैट का, जैसे ही टेम्परेचर लो होता है फ़ौरन ये टूट जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। और टूटती है तब भी इससे एनर्जी खारिज होती है। और हमें पढ़ा हुआ है कि लिपिड्स या फैट एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, मीन के 9 किलो कैलोरीज एनर्जी इनसे खारिज होती है। तो पहले हमने पढ़ी ये कौन से नॉन शिवरिंग वाले मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, नॉन शिवरिंग में पहला हमने पढ़ा इसमें थायराइड ग्लैंड, दूसरा भी हमने पढ़ा ब्राउन फैट, तीसरा जी स्किन के अंदर भी बाय नेचर एडॉप्टेशन है, ये थर्मो रेगुलेशन में अपना किरदार अदा करती है। वो इंसुलेशन का किरदार अदा करती है। हेयर भी कर रहे थे शिवरिंग में पढ़ा, स्किन खुद भी यही काम करती है। अब बात करते हैं जब टेम्परेचर कोल्ड हो, यानी कि ये तो मतलब और ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर हो, तब मज़ीद क्या कंडीशन। तीसरी चौथी मैमल्स है वेरियस। देखें यहाँ पे हेडिंग को ऐसे भी तुक्का बनाते हैं, ओबियसली उधर डॉक्टर बेलो से पड़ेगा। मैमल्स है वेरियस मैकेनिज्म दैट रेगुलेट हीट एक्सचेंज विद देयर एनवायरनमेंट। तो वेजोडाइलेशन एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजोडाइलेशन ये पिछले टॉपिक का हिस्सा है। वेजोडाइलेशन, वेजो मीन ब्लड वेसल्स, डायलेशन मीन फैल जाना, और वेजो मीन ब्लड वेसल्स और कंस्ट्रिक्शन मीन सुकड़ जाना, यानी कि ब्लड वेसल्स का फैल जाना है, सुकड़ जाना। जब फैलेंगी, अब उस दिन हमने इसको पढ़ा पिछले लेक्चर में, अब इसलिए दोबारा सुन लीजिए। जब सुनेंगे तो या लिख लिया होगा या अच्छे से नोट किया होगा। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें वेजोडाइलेशन होती है, यानी कि फैल जाती हैं। और मैंने मिसाल दी थी कि अगर किसी कपड़े को फैला दिया जाए तो वो जल्दी सूखेगा, मीन कि उसमें से ट्रांसपरेशन या जो एक्सचेंज है, चीज़ का बाहर निकलना, दफ़ा होना, बुखारात का, मालिक्यूल का, वो बढ़ जाएगा। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, स्किन के अंदर बाहर की तरफ से हैं, इनकी वेजोडाइलेशन होती है। वेजोडाइलेशन होगी, ये फैल जाएंगी। जब फैलेंगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर ये लूज़ करेंगी, यानी कि हीट वो बाहर की तरफ रेडिएट करेंगी, खारिज करेंगी। लेकिन सर्दी का माहौल है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी मैंने ब्लड वेसल्स सुकड़ जाएंगी तो हीट का एक्सपोजर बाहर कम। वही कपड़े को अगर सुकेट कर रख दें तो बड़ी जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया वो कम हो गया। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया, उससे जो हीट बाहर नहीं जाएगी बल्कि अंदर रह जाएगी। ये कुछ मैकेनिज्म जो किस तरह बॉडी रेगुलेट करती है। दीज अफेक्ट हीट एक्सचेंज एंड आल्सो काज टेम्परेचर डिफरेंस विद इन एन animals. On a cool day, humans' temperature may be several degrees lower in the arms, leg than in the trunk, where the most vital glands are situated. ये जो हमारे पास पोर्शन है यहाँ से कूल्ड से लेकर नीचे तक, इसकी हेडिंग्स को बेतरतीब लिखा गया है। बाकी कॉन्सेप्ट बेहतरीन लिखे हुए, प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ रहे हैं। जैसे आप एक दो अपने वॉल्यूम से दोहराएंगे तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ वही है। तो कहते हैं कि सर्दियाँ जब बहुत ज़्यादा होती हैं, अभी मैं जिक्र कर रहा था कि जब ज़्यादा ठंड होती है, देखें नाक ठंडा होता है, कान सर्दी लगती है हमें, इससे तो हम उन्हीं के ऊपर ज़्यादा चीज़ें पहनते हैं। और फिर पैरों को जैसे सॉक्स, ग्लव्स का इस्तेमाल, और फिर हेड के ऊपर कैप का इस्तेमाल। लेकिन जो सीना या धड़ा, या अभी आपने इन सर्दियों में देखा ही होगा कि टीचर सर जब आते हैं, या फीमेल, आपको तो मैंने वैसे देखा है, बच्चे हम बहुत कम चीज़ें ही पहनती हैं हमारी तरह, हम तो फिर भी जैकेट पहन लेते हैं। तो जैकेट कुछ सेंटर में बंद नहीं करते, मीन के जो जिप है वो अनजिप रहती है, सिर्फ कि कंधे और पीठ है या इस तरह की ये चीज़ें ढांपी होती हैं।
बाजू वगैरह, कहने का मकसद इनके जो धड़ है जिसको कहते हैं ट्रंक, ये पसलियाँ वगैरह ये वाला पोर्शन ये ओपन होता है, यानी कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती। तो इसकी रीज़न बॉडी का नेचुरली मैकेनिज़्म है। बॉडी बाहर वाली चीज़ों को तो बर्दाश्त कर लेती है, यानी कि वहाँ पे सर्दी लगवाती है और हमारी बॉडी को शिवरिंग करने पे मजबूर करती है, लेकिन ऊपर वाले जो हमारा पोर्शन है, जो ट्रंक वाला एरिया है, एक तो कदर सख्त है, वो कहते हैं ना मम्मी डैडी नहीं है, सख्त है, और बॉडी यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करती है। मीन कि यहाँ पे फ़ैट वगैरह भी ज़्यादा है, वो भी टूट रही होती है, उससे भी एनर्जी रिलीज़ होती है। ताकि इसके रीज़न क्या, आखिर बॉडी दरमियान वाले ट्रंक की हिफाजत इतनी क्यों कर रही है और बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी लगी, मतलब बाहर की हिफाजत कम है। सेम ऐसे जैसे घर के अंदर अगर सबसे कीमती चाय है तो ऐसी अलमारी सेफ में रखते हैं जिसको 2-2 3-3 लॉक होते हैं, जैसे गोल्ड वगैरह को ऐसी चाय, और उसको फिर उसी रूम में रखते हैं जहाँ पे बंदे सोते हैं। इनकी और भी चाय पड़ी होती हैं, मोटर बाइक खड़ी है, कुछ भी वो तो, लेकिन उनको वो ठहरा रहे हैं, ज़्यादा पहरा नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ है हम उसका बड़ा ध्यान रखते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन जाके चेक भी करते हैं, क्योंकि अगर वॉशिंग मशीन है जो इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं तो ध्यान भी नहीं देते, उनकी वैल्यू कम है। सेम ऐसे है कि अगर अल्लाह ना करे किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है और बाजू वगैरह टांगे वगैरह उसकी कट जाती हैं, सिर्फ धड़ बचता है, धड़, यानी कि यहाँ से जो उसकी रान है, थाई मसल्स से लेके कंधे से वो गर्दन तक ये वाला हिस्सा बचता है, बाकी ना दोनों बाजू दोनों टांगे उसकी एक्सीडेंट में ज़ाय हो जाती हैं, तो ज़िंदा रहेगा क्योंकि उसके वाइटल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। लेकिन अगर धड़ में कोई प्रॉब्लम होती है, दरमियान में कोई चोट लगती है पसलियों के नीचे, तो वाइटल ऑर्गन जैसे लिवर वाइटल ऑर्गन है, लंग्स वाइटल ऑर्गन है, हार्ट वाइटल ऑर्गन्स है, इनको डैमेज होंगे तो ये नहीं, फिर इंसान नहीं बच सकता। इसलिए बॉडी का नॉर्मली जितनी भी सर्दी हो तो ट्रंक रीजन को फिर भी सेफ रखती है, उसका टेम्परेचर वैसे रहता है, मगर जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो कोने वगैरह, उनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। फार डेवलपमेंट है, ये फार दूसरा FAR वाले जो फर जिससे बल्कि FUR फर, जो खाल चमड़ी बनती होती है ना, ये छोटी सी ऊन जैसी, ये देखो होगा आपने, चूजे के ऊपर बड़ी होती है, बड़ी नरम और मुलायम सी। मोस्ट लैंड मैमल्स रिस्पॉन्ड टू कोल्ड बाय रेजिंग देयर फर देयर बाई ट्रैपिंग द थिकर लेयर ऑफ स्टिल एयर एक्स्ट्रा गुड। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि इंसानों या जितने भी मैमल्स हैं इनके ऊपर बाल होते हैं, बालों के अंदर हेयर ट्रैप होते हैं जो इंसुलेटर का काम करती है, टेम्परेचर को अंदर बाहर नहीं आने देती, ताकि बॉडी के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है वो बाहर खारिज ना हो और बाहर वाली ठंडक अंदर दाखिल ना हो, तो इंसुलेशन का काम करती है, मतलब किसी चीज़ को गुजरने नहीं देती। नेक्स्ट है जी फर बिलो स्किन, लेकिन स्किन के नीचे भी कहते हैं एक लेयर है, फैट का लेयर, और फैट के हम काम पहले पढ़ चुके हैं, जो इंसुलेशन का, फैट के लिए इंसुलेशन का भी काम करती है, और अगर ये टूटने शुरू करते हैं तो एनर्जी भी रिलीज़ करती है। ब्लबर, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्लबर? ब्लबर इन मेरीन मैमल्स, समुद्री जो मैमल्स हैं इनके अंदर ब्लबर है कि डॉल्फिन या शार्क वगैरह जो वेल्स मछलियाँ हैं, तो इनकी स्किन के नीचे एक चर्बी की लेयर होती है। अच्छा जो फिर से शुरू करते हैं, अब मुझे बात काटनी पड़ गई थी, कोई आ गया था। ब्लबर इन मेरीन मैमल्स, ब्लबर स्किन के नीचे एक चर्बी की लेयर, अच्छी खासी तगड़ी मोटी सी लेयर होती है, और इसको बड़ा पसंद किया जाता है, अंग्रेज़ लोग बहुत शौक से खाते हैं, और यही चीज़ उनके इंसुलेशन का काम करती है, उनको कोल्डर वाटर के अंदर जाने के बावजूद उनकी बॉडी के टेम्परेचर को अच्छा खासा मेंटेन रखती है। तो कहते हैं मेरीन मैमल्स सच एज वेल्स एंड सील्स, ये भी मछली है, सांप की तरह लंबी होती है, लंबूतरी, विच इनहिबिट मच कोल्डर वाटर देन देयर बॉडी टेम्परेचर हैव आप वेर, कहते इतने बॉडी टेम्परेचर से हटकर ठंडे से ठंडे पानी में भी आराम से रह लेते हैं, कोई ब्लबर की लेयर जो इंसुलेशन का काम करती है, दूसरा उतना ज़्यादा फैट एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो अपना टेम्परेचर ये मेंटेन कर लेते हैं। इन वार्म टेम्परेचर, अब अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप ये क्या करेंगे? रोल ऑफ स्किन इन मेरीन मैमल, अब यही चीज़ उलट हो जाएगी कि मेरीन मैमल्स एनर्जी को खारिज करना शुरू कर देंगे, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है खारिज करना हीट को, कैसे? जो ब्लड वेसल्स उनकी आउटर स्किन के ऊपर है उनको वाइजो डायलेट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उनसे खारिज हो। हम ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड एवापोरेटिंग मैकेनिज्म, और खुश्की वाले जानवर क्या करते हैं? कूलिंग, यानी कि पसीना खारिज करते हैं, स्वेटिंग ग्लैंड, जिससे उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। रोल ऑफ पैंटिंग, पैंटिंग हमने डॉग्स में पढ़ा था कि वो ज़ुबान निकल के ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, इस तरह एक तो वेपर्स निकलते हैं, ऊपर से हीट जल्दी से जल्दी खारिज होती है। तीसरा स्लाइवा और यूरिन प्रोडक्शन, उतनी ज़्यादा थूक बनती है और पेशाब खारिज होता है ताकि हरारत को बजरिया थूक, स्लाइवा और बजरिया यूरिन बाहर खारिज किया जाए।
ऊपर वाले मैकेनिज्म में हमने देखा किस तरह ठंड में मेंटेन रखते हैं, यानी कि उनके अंदर ब्लबर है जो ठंड में उनको बचाता है, कोल्डर में फर है, फैट बचाती है, फर है, और वैजो कंस्ट्रिक्शन, वैजो डायलेशन के लफ्ज़ लिख दिया गया है, मगर असल में कोल्ड टेम्परेचर में वैजो कंस्ट्रिक्शन ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होती हैं, उतने ज़्यादा उनके ब्लड फ्लो स्लो होता है, एक्सपोजर कम होता है, हीट बाहर कम खारिज होती है। तो कोल्ड टेम्परेचर में ये चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, जो चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही हैं। तो हमारे पास एक ये है कि ये मैकेनिज़म्स क्या करते हैं कि इन्होंने अपनी ब्लड वेसल्स को वैसोकंस्ट्रिक्ट के लिए सिक्योर लिया, और जिससे हीट ज़्यादा जल्दी रेडिएट नहीं हुई। फर डेवलपमेंट, इन्होंने एनिमल्स ने यानी कि मैमल्स ने ऊपर एक ऊन की या बालों की एक तह बना ली जो इंसुलेशन का काम करती है, और स्किन के नीचे चर्बी मौजूद है। और चौथे नंबर पे हमने पढ़ा कि ब्लबर मौजूद है, ब्लबर की एग्जांपल थी। तो 4 चीज़ें। अब गर्म टेम्परेचर हमने इसको उलट कर दिया कि एक तो देखें, अगर कोई आपसे पूछता है या ह्यूमन्स में पूछते हैं कि यार ज़्यादा टेम्परेचर को कैसे मेंटेन रखते हैं, कि अभी गर्मी आने वाली है, वार्म टेम्परेचर होगा, तो हमारी बॉडी कैसे आएगी। सबसे पहला अब बोलेंगे जो हमारी आउटर ब्लड वेसल्स ये वैसो डायलेट होंगी, ब्लड वेसल्स फैलेंगी, जितना कोई चीज़ फैलेगी उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतने ज़्यादा उसमें से चीज़ें हरारत बाहर खारिज होगी, रेडिएट होगी। दूसरा, स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं। स्वेट ग्लैंड का काम होता है स्किन के अंदर पाए जाते हैं, या पसीना खर्च करते हैं, और पसीना पानी बाहर की तरफ रिलीज़ होता है। जब कोई चीज़ बाहर की तरफ निकलती है तो बदले में गर्म पानी को, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो गर्म मालिक्यूल्स में बाहर की तरफ निकलता है पीछे बच जाता है, ठंडे से हमें एवोपोरेशन फील होती है। 2 बड़े मैकेनिज्म बता सकते हैं आप कि एक तो वैसोडाइलेशन, दूसरा भी हमने बोला एवोपोरेशन। और कुछ एनिमल्स से हट कर जो बाकी करते हैं रोल ऑफ पैंटिंग। अच्छा, अभी आपको कुछ याद भी आया हो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूरिन हम खारिज करते हैं। वैसे बैट्स के अंदर है, लेकिन ह्यूमंस भी यही करते हैं। तो इसका रीज़न कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, गर्मियों में तो पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, इसलिए हम यूरिन प्रोडक्शन भी उतनी होती है। अच्छा, यूरिन प्रोडक्शन होती है, मगर गर्मियों में उतने ज़्यादा हम वॉशरूम सर्दियों की रिसोर्स भी कम जाते हैं, क्योंकि उतने ज़्यादा बॉडी थ्रू यूरिन भी इसको रिलीज़ कर रही है, थ्रू एवोपोरेशन ज़्यादा पानी बाहर निकल रहा होता है। तो सर्दियों में हालांकि यूरिन प्रोडक्शन कम होती है, मगर हम वॉशरूम ज़्यादा जाते हैं, एवोपोरेशन कम हो जाती है। लेकिन गर्मियों में ये चीज़ वैसे एक्स्ट्रा होगी, हमारे इस टॉपिक से हट के वैसे मैं जिक्र करने लगी। अब सुन लीजिए यूरिन के हवाले से कि यूरिन गर्मियों में प्रोड्यूस ज़्यादा होते हैं क्योंकि पानी बेहद पीते हैं, लेकिन एवोपोरेशन की वजह से तो बॉडी उसको ज़्यादा हाइपोटोनिक बना नहीं सकती, उतना पानी थ्रू यूरिन नहीं खारिज करती। मगर जो बैट्स वगैरह हैं ये गर्मियों के अंदर ही बहुत ज़्यादा यूरिन खारिज करती हैं, ताकि अपने टेम्परेचर को, गर्मी को, हरारत को पेशाब के थ्रू निकालती हैं। लेकिन ये एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर यूरिन बनता है, लेकिन इतना एवोपरेट नहीं होता, या यूरिन वैसे एवोपरेट नहीं होता, ये थ्रू एक्सक्रीट होता है बॉडी के थ्रू। मगर थ्रू जो किडनीज तक पहुँचते पहुँचते पहले ही स्किन इसको संभाल लेती है, ऑपरेशन करती है। तो स्किन के ज़रिए यानी इनके गर्मियों में ज़्यादा खारिज होता है यूरिन की निस्बत एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, लेकिन बैट्स के अंदर यूरिन के अंदर खारिज होता है। चलिए जी, टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी टाइम हो गया, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसे ओवर दी एक्स्ट्रा बता दी आपके नॉलेज के लिए, जो टॉपिक का हिस्सा भी नहीं थी। थर्मो रेगुलेशंस एंड फीडबैक कंट्रोल्स इन ह्यूमंस। फीडबैक मैकेनिज्म में 3 चीज़ें लिख लीजिए जो हमारे उसका हिस्सा है। तो सबसे पहला कि हमारे पास एक होता है रिसेप्टर, यानी कि हासिल करने वाला, ठीक है, रिसेप्टर। और दूसरा हमारे पास होता है कंट्रोल सेंटर, ठीक है। और तीसरा हमारे पास होता है इफेक्टर। चलिए, मेरी राइटिंग भी मत जाएगा, बस लिख लीजिएगा। पहला रिसेप्टर रिसीव करने वाला, दूसरा कंट्रोल सेंटर, और तीसरा इफेक्टर। ये फीडबैक मैकेनिज्म के कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं आगे। रूल ऑफ हाइपोथैलेमस। अच्छा, इससे आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा ऐसे बताना चाहूँगा आपको, ठीक है, ज़रा सुन लीजिएगा। देखिए कि हमने रेगुलेट करना है थर्मोस्टेट। अच्छा, लिखो ऊपर थर्मोस्टेट, थर्मिन टेम्परेचर, स्टेट का मतलब होता है साकेन रखना, वही रेगुलेट यानी एक जैसा रखना। और किसके जरिए? फीडबैक आपने पढ़ा होगा हमने, बल्कि इंशाल्लाह फिर भी पढ़ेंगे हम। चैप्टर 17 में इसका जिक्र है कि फीडबैक के हम किसी आउटपुट को उस अमल के जरिए उस अमल को कंट्रोल करते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है? जैसे हमें सर्दी फील होती है, जब सर्दी फील होती है तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, स्किन सेल्स, ये उसको रिसीव करते हैं, फील करते हैं, रिसेप्ट करते हैं, ठीक है।
तो रिसेप्टर मसल्स जो उसको हासिल करते हैं, वसूल करते हैं, उसके बाद ये भेजते हैं किसके पास, कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर मतलब हमारा दिमाग, और दिमाग के अंदर एक वह जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उस दिमाग का फोर ब्रेन का एक पार्ट है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से हमारा कंट्रोल सेंटर है। अब जो मैंने 3 कंपोनेंट्स ऑफ द फीडबैक निज़म बताए थे, पहला कौन सा हो गया, रिसेप्टर, वो जो मसल्स उसको हासिल कर रहे हैं। दूसरा हमारा कंट्रोल सेंटर, मीन यहाँ पे क्या नाम दिया उसका, हाइपोथैलेमस। तीसरा वापस जो पैगाम भिजवाएगा वही मसल्स, यहाँ से पैगाम जाते हैं, इफेक्टर भी वही होते हैं। तो जहाँ तक वापस पैगाम पहुँचा तो ये होंगे इफेक्टर। अब फ़र्ज़ करते हैं कि सर्दियों का बहुत ज़्यादा मौसम है, तो ठंडक लग रही है, तो बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं यानी कि जो रिसेप्टर सेल्स हैं ये वसूल करेंगे। वसूल करते ही ये पैगाम किसके पास भेजेंगे, कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर के पास भेजेंगे। कंट्रोल सेंटर मीन इसका क्या नाम है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस जिसके अंदर फिक्स है कि 37 ही तक ही ये अपना पूरी बॉडी को मेंटेन, आगे पीछे ये काम नहीं कर पाता। इसके अंदर एक सेट है, पॉइंट सेट है, जैसे स्त्री होते हैं ना, हमने देखा होगा उसका पॉइंट सेट होता है, वहाँ तक वो तो आराम से करती रहती है, लेकिन एक पॉइंट जब हम आगे पीछे करते हैं तो उसके आगे वो फ़ौरन बंद हो जाती है जब उतने टेम्परेचर पर पहुँचती है। इसके उस पॉइंट को कहते हैं थर्मोस्टेट पॉइंट। तो बॉडी का थर्मोस्टेट पॉइंट हमारा क्या 37, तो 37 है, मतलब वही हाइपोथैलेमस के अंदर ये चीज़ फिक्स है। तो रिसेप्टर से पैगाम हाइपोथैलेमस के पास जाता है, हाइपोथैलेमस उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगा। अब देख रहे हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंडक है, बाहर की तरफ ठंडक है, तो और इन्होंने हासिल करके किसको भेजा, कंट्रोल सेंटर इनके हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस फिर वापस पैगाम भेजता है इफेक्टर को, जो किसी रिस्पॉन्स को शो करवाते हैं उसको कहते हैं इफेक्टर। यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, लेकिन जो जनरेट करवाते हैं उनको इफेक्टर बोलते हैं, और ये मसल्स ये इनके सबसे बड़ी एग्जांपल्स हैं। तो मसल्स अब वहीं पर शिवर करना शुरू हो जाते हैं, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ताकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि कॉन्टैक्ट रिलेक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, थर्मोजेनेसिस। इस तरह से बॉडी के अंदर टेम्परेचर दोबारा से रेज अप होना शुरू हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये है फीडबैक मैकेनिज़्म। अच्छा, इसका हम उलट कर लेते हैं। उलट, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमारे बहर वाले सेल्स ने उसको हासिल किया, जब हासिल किया तो कंट्रोल सेंटर के पास पैगाम पहुंचा, कंट्रोल सेंटर ने वापस मसल्स को पहुंचा, 2 काम करवाएगा। यानी कि यहाँ पे तो उसने कंट्रैक्शन तो नहीं करवाने, अब रिलैक्सेशन से हट के एक तो स्वेट ग्लैंड को मजबूर करेगा ताकि वो पसीना खारिज करो, एवोपोरेशन हो, पहला काम। दूसरा हाइपोथैलेमस ये कराएगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको वाइजो डायलेट करेगा, फैला देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बाहर की तरफ खारिज हो। तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं कि जब टेम्परेचर लिख रहे हैं, नहीं दोबारा से मुझे पॉइंट आउट करने दें। अब अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसको जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो इसको हासिल करेंगे और किस तक पैगाम पहुंचाएंगे, कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर मीन हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस अब क्या करेंगे कि दोबारा से इसको पैगाम भिजवाएंगे, तो इसको 2 काम करवाएंगे। पहला, जो स्वेट ग्लैंड हैं इनको ये एक्टिवेट करेगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पसीना खारिज करें, एवोपरेशन कूलिंग प्रोड्यूस करें। दूसरा, जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी वेजो डायलेशन करवाएगा। मैं शार्ट लिख लूँ, आप चाहें तो पूरा लिख लीजिएगा, बल्कि पूरा लिख लीजिएगा आप। वेजो डायलेशन से जो हीट है वो उतना ही ज़्यादा पैर की तरफ रेडिएट होगी, मीन के खारिज होगी। इस तरह से टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। अब जब मैंने दूसरा मैकेनिज्म पढ़ा है पहले वाला कि अगर टेम्परेचर कम हो तो अब इसको इसी फार्मूले में लिख लेते हैं, यानी कि जब टेम्परेचर कम होगा तो रिसेप्टर मसल्स को जो सेल्स हैं इसको हासिल करेंगे। कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस क्या करवाएगा, स्वेट ग्लैंड का तो सीन ही ये क्या कंट्रैक्शन करवाएगा मसल्स की, यहाँ पे लिख देंगे मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि ब्लड वेसल्स को स्केड देगा ताकि हीट उतना ज़्यादा बाहर खारिज ना हो। उम्मीद है इसको बहुत अच्छे से हमने समझा होगा, आसान भी है, मैंने इसको कॉन्सेप्ट तरीके से अच्छे से समझा दिया। चलिए आगे चलते हैं, और मैं चाहूँगा आप खुद ही पढ़ लीजिएगा सारा कुछ जो मैंने अभी बोला ना, इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक नज़र देखा जा सकता है पिक्चर से, चाहे तो मैं बाद में इस पिक्चर को बयान कर दूँगा, लेकिन अगर कोशिश कीजिएगा इसको समझने की, ठीक है। अब आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, टेम्परेचर एंड फीवर, जिसको पायरेक्सिया कहते हैं, ये पैरेक्सिन भी कहते हैं, पैरेक्सिन असल में हार्मोन है लेकिन बीमारी को पैरेक्सिया कहते हैं, बीमारी तो नहीं है वैसे, बुखार है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। पैरेक्सिया, पायरोजेंस कहते हैं बैक्टीरियन एंड वायरल इन्फेक्शन, जिनके पैथोजेंस आ जाते हैं तो ल्यूकोसाइट इंक्रीज इन नंबर, ब्लड वेसल्स तादाद में बढ़ जाते हैं, ऑब्वियसली इन्फेक्शन होता है तो ब्लड वेसल्स बढ़ जाते हैं। these pathogens in the blood vessels produce chemical called pyrogens,
जब ऐसा होता है तो वाइट ब्लड सेल जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस वक्त खास केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको कहते हैं पायरोजेंस। पायरोजेंस डिस्प्लेस द सेट पॉइंट ऑफ द हाइपोथैलेमस अबव द नर्व पॉइंट ऑफ द 37। तो ये क्या करते हैं मेन चीज़, अब हाइपोथैलेमस को एक टारगेट दिया होगा भाईजान आपने 37 से ऊपर कुछ नहीं जाने देना, तो ये उसको मेंटेन करता होता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। अभी फीडबैक मैकेनिज्म देखा कि कैसे है वो, या तो मसल कंट्रैक्शन करवा रहे हैं या फिर वेजोडाइलेशन करवा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ही ऊपर चला गया यानी कि 40 या फिर 39, तो हाइपोथैलेमस तो वहीं पे जाकर अपना फीडबैक मैकेनिज्म शुरू करेगा, तभी पसीना भी आना शुरू होगा। तभी वो अगर सर्दी है तो 37 से अगर नीचे सेट कर दिया 36, तो तभी जाकर जब 36 होगा तभी कॉन्ट्रैक्शन करवाना शुरू करेगा। जबकि 37 से थोड़ा सा भी नीचे है ना फ़ारेनहाइट के अंदर चंद डिग्री पॉइंट्स में, तभी शुरू हो जाना चाहिए। इनके लेट शुरू करेगा क्योंकि उसका सेट पॉइंट ही चेंज कर दिया गया। तो फीवर और हाई टेम्परेचर हेल्प इन, अगर इसमें होता क्या है यानी कि इसका नुकसान या फ़ायदा देखिए, जो नॉर्मली ज़रा इसको दोबारा समझते हैं, जो नॉर्मली मैकेनिज्म है फीडबैक मैकेनिज्म, उसके बाद 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक पॉइंट है भाईजान, इससे आपने ऊपर तो जाने नहीं देना। टेम्परेचर ज़्यादा की बात हम करते हैं कि अगर 37 से ऊपर थोड़ा सा भी चल फ़ौरन ही टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो अपने वेजोडाइलेशन शुरू करा देनी है, स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, एवोपरेशन, पेंटिंग, ताकि हरारत को टेम्परेचर को वापस मेंटेन किया जाए, उतना गर्मी की शिद्दत को खारिज किया जाए, कम किया जाए। लेकिन अब बॉडी के जो हाइपोथैलेमस साहब हैं वो उनका सेट पॉइंट ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आके उसको बढ़ा देते हैं 39, अब 39 के ऊपर जाके बॉडी अपना काम करेगी, तो तब तक इंसान का जिस्म गर्म होता ही रहता है, पसीना नहीं आता, तो हम फिर बहुत ज़्यादा दवाएं खाते हैं बुखार के अंदर, तो हमें फिर बाद में जाके पसीना आता है। शुरू में आपने देखा किसी बंदे को बुखार हो ना, पसीना नहीं, कहते हैं यार दवाई खा रहा हूँ अब जाके पसीना आ रहा है, यानी कि पसीना आ रहा है, इनकी बॉडी अपना नॉर्मल मैकेनिज्म शुरू कर रही है, चीज़ें सेट पॉइंट नीचे आ रहा होता है। ठीक है, अब उम्मीद आप समझ चुके होंगे। चलिए, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, आखिर ऐसा होता क्यों है, यानी कि बैक्टीरिया के आने से हमारा सेट पॉइंट क्यों बढ़ जाता है। देखिए, इसका सबसे फ़ायदा, इससे जो मेरे वैसे तो बुखार है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, गड़बड़ हो रही है, नुकसान दिखता है दिखने में, लेकिन रियलिटी असल में फ़ायदा है। ये बताता है कि बॉडी में कोई ऐसी चीज़ घुस गई है, क्योंकि आपने सुना होगा डॉक्टर हजरात से कि बुखार असल में कोई फीवर जो है कोई बीमारी नहीं, असल में ये मुख्तलिफ बीमारियों का अलार्मिंग पॉइंट है, या फिर हम कह सकते हैं अलामत है, निशानी है, या फिर कहते हैं वार्निंग है, वार्निंग भाईजान तैयार हो जाओ कुछ ऐसी घटे। तो बुखार किसी बीमारी की अलामत है, किसी बीमारी की निशानदेही करता है, ना कि खुद एक बीमारी है। इंडिकेशन जिसको कहते हैं, इंडिकेटर, बुखार एक इंडिकेटर है भाईजान कुछ गड़बड़ हो गई है, तो इसी गड़बड़ को शो करना आता है। अगर ये सेट पॉइंट ऊपर ना होता और सारा कुछ नॉर्मली चलने की कोशिश करती और ये बैक्टीरिया अपनी मर्जी से तादाद में बढ़ा लेते तो प्रॉब्लम हो जाती। तो सेट पॉइंट जब ऊपर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमें आइडिया होता है बुखार होने से कुछ ऐसा है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तब ठीक होते हैं। तो असल में हमारे अंदर एक वार्निंग इंडिकेटर रखा हुआ है ये वाला। तो ऐसी कंडीशन जब हमें बुखार का आना, इसको कहते हैं पेरेक्सिया, और जिस हार्मोन की वजह से होता है इसको कहते हैं पायरोजेंस, और पेरेक्सिया भी कहते हैं, और उसका दूसरा नाम पेरेक्सिन भी है। ठीक है जी, चलें जी बेटा, ठीक है।